चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड एंड फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल। आलोक जी, गुड आफ्टरनून। अभी बात हो रही थी क्विक कॉमर्स के ऊपर, जोमेटो, स्विगी, क्या विनर टेक ऑल होगा या नहीं। आपके फंड में है क्या ये स्टॉक्स? अब तो 2 लिस्टेड प्लेयर्स हैं, और आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? हाय, गुड आफ्टरनून अनुज। यस, ये स्टॉक्स हमारे फंड में भी हैं, स्ट्रेटजीज में। एंड क्विक कॉमर्स स्पेस पे हम काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। हमारे हिसाब से ये काफ़ी लॉन्ग टर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म निकल के आ रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स देखें पूरे कंज्यूमर चेन की, तो राइट फ्रॉम द ब्रांड्स जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं, उन ब्रांड्स को ओन करते हैं, वहां से हमेशा पहले होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर के पास जाता था। ज्यादातर बार्गेनिंग पावर हमेशा ब्रांड्स के पास रहती थी। होलसेलर और रिटेलर की बार्गेनिंग पावर लिमिटेड होती थी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल काफी हद तक चेंज हो रहा है। ये क्विक कॉमर्स और टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ और इस पूरे वैल्यू चेन में डिस्ट्रीब्यूशन की बार्गेनिंग पावर बढ़ते जा रही है। इसके वजह से स्कोप इमेंस है। शुरू क्विक कॉमर्स से हो रहा है, सक्सेस रही और बेटर कर पाए और डिमांड भी रही, तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर, हर ब्रांड के लिए ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाएगा कि वो उस प्लेटफॉर्म पे रह सके। तो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी हो सकती है, बट अगर एग्जीक्यूशन सही रहा एंड लोगों ने सही डिमांड दिखाई, तो हमारा पॉजिटिव स्टांस रहेगा इस स्पेस पे। तो आप जब पॉजिटिव स्टांस रख रहे हैं, क्या आपने एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया है? दोनों स्टॉक्स में है, सिर्फ एक में है? कुछ शेयर कर पाएंगे आलोक? क्विक कॉमर्स जो 4-5 कंपनियां हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही लिस्टेड हैं एंड 2 में से भी एक रीसेंट लिस्टिंग है। तो जाहिर है, मतलब जो 2 लिस्टेड हैं उन्हीं में से हमारे पोजीशंस हैं। एंड हम कोशिश करते हैं कि कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तब हम उसमें लिस्टेड रहें, इन्वेस्टेड रहें। अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, इसलिए वैल्यूएशंस वाइज ये सब थोड़े बड़े दिख सकते हैं एट करेंट मोमेंट, बट हायर ग्रोथ रेट्स आ सकते हैं आने वाले सालों में। हमने देखा है एफएमसीजी सेक्टर को भी देखें तो भले ही पूरे सेक्टर पे सिर्फ 12-13% की ग्रोथ होती है, पूरा सेक्टर करीब 38 टाइम्स पे ट्रेड होता है, जिसकी ग्रोथ कम है। इस सेगमेंट में ग्रोथ की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है एंड इसको सिर्फ 1 या 2 साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखना उतना सही नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए साइज काफ़ी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आज एक बड़ा मूव हमने देखा है सीमेंट सेक्टर में। प्राइस हाइक की बात हुई है यहाँ पर। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? और काफ़ी लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट कैपेक्स अब यहाँ से काफ़ी तेज़ी से पिक होगा और उसमें सीमेंट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। आपका क्या व्यू है? इंफ्रा पे गवर्नमेंट का व्यू और गवर्नमेंट की कैपेक्स काफी तेज है एंड उसके वजह से सीमेंट की डिमांड तो बनी ही रहेगी। हमारा व्यू ज्यादातर नेगेटिव इसलिए रहता था क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर आता है और 2 बड़े प्लेयर्स आपस में मार्केट शेयर गेन करने की बातें करें, तो ऐसे में कंसर्टेड जो मिलके जो एक प्राइस राइज हो जाती थी सीमेंट सेक्टर में, वो देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो अगर प्राइस हाइक्स मेंटेन कर पाते हैं तो ये सेक्टर में स्कोप बहुत है। इस सेक्टर में न तो सामान को इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस इंफ्रा रिलेटेड, कैपेक्स रिलेटेड जो भी खर्च होता है उसमें सीमेंट एक जरूरी प्रोडक्ट है। तो सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स में हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं, पूरे सेक्टर पे तो नहीं, बट सिलेक्टिवली यस पॉजिटिव है। ओके, सिलेक्टिवली पॉजिटिव व्यू आपका यहाँ पर है, फेयर इनफ। एक और पॉकेट जहाँ पर हमने रिसेंट में एक हॉरिफाइंग कमेंट्री गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से सुनी और पूरे सेक्टर में थोड़ी सी शेकआउट आ गया था। एफएमसीजी को लेकर कितनी बड़ी चिंता आपको वाकई में ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही है? अब गोदरेज कंज्यूमर ने अपनी बीती सुनाई है, लेकिन क्या दूसरी कंपनियों के लिए भी थोड़ा सा पेन पॉइंट रह सकता है कि वॉल्यूम्स फ्लैटिश रहेंगे और साथ ही सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने को मिलेगी सेल्स में? क्या वैसी स्थिति बाकियों की तरफ से भी आ सकती है? बाकियों की तरफ से भी आती दिख रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी, और आने वाले क्वार्टर स्पेशली नियर टर्म में ऐसा कुछ खास डिफरेंट होगा ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अगर मैं ओवरऑल नज़र डालूं हाउस होल्ड इनकम्स और लेवरेज लेवल्स पे, तो इंडिया में हाउस होल्ड लेवरेज लेवल्स भी बढ़े हैं। ईएमआई की जो बर्डन है वो पूरे हाउस होल्ड सेगमेंट को कंबाइन करते हुए वो सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू हाउस होल्ड इनकम।
जब मैं आईटी सेक्टर की हायरिंग देखता हूं तो आईटी सेक्टर की हायरिंग भी उतनी तेजी से नहीं हो रही। हमने एक और काम किया इस क्वार्टर, फिर से चेक किया बीएसई 500 कंपनीज की टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी बढ़ी, तो वो भी नंबर करीब 7% के आसपास आता है ईयर ऑन ईयर, जो कि लगभग 2-3 साल का लोएस्ट नंबर है। तो जब एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह नहीं बढ़ रही इतनी जोर से आता बीएसई 500 कंपनीज, तो हाउस होल्ड इनकम ना बढ़ने से कंजम्पशन पे वो वॉल्यूम ग्रोथ दिखना और मार्जिन इंप्रूवमेंट होना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और वो सेक्टर एज इट इज़, हमने अभी भी कहा था दैट ये सेक्टर काफ़ी महंगा है। 38 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे ये सेक्टर ट्रेड करती है, जबकि नेक्स्ट 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ करीब 12-13% की एक्सपेक्टेशन है। तो लोअर ग्रोथ पे हायर वैल्यूएशन है, क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है इनकी, लेकिन बिकॉज लोअर ग्रोथ पे हायर वैल्यूएशन है इसलिए स्टॉक इसमें ज़्यादा तेज मूव नहीं देख पा रहे हैं, और हमारा व्यू भी इस पे पॉजिटिव नहीं है। तो आलोक जी, आप इस समय इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ लगा रहे हैं? आपकी टॉप थीम्स इस मार्केट में क्या होंगी? जिस सेगमेंट्स में हायर ग्रोथ नजर आए वो सेगमेंट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। सबसे पहले तो आते हैं कैपेक्स रिलेटेड प्लेज में। ये साइकिल एक कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ साइकिल है। गवर्नमेंट की कैपेक्स पहले 7 महीनों में काफ़ी कम रही है, पॉसिबली बिकॉज इलेक्शंस रहे और 2-3 स्टेट इलेक्शंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जनरल इलेक्शन के बाद, मॉनसून भी थे, जिसके वजह से फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 7 मंथ्स में गवर्नमेंट ने ज़्यादा कैपेक्स नहीं किए। हमारा मानना है क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज कलेक्शन अच्छे हैं, अगले 5 महीनों में जो नवंबर से मार्च का पीरियड है इसमें ग्रोथ देखी जा सकती है कैपेक्स में। तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस है, स्पेशली पावर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, रेलवेज है, कम्युनिकेशंस है, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये एरियाज में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। सेकेंडली, कुछ साल पहले तक में ऐसी पोजीशन हमारी आ गई थी इंडिया में दैट इंपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट की वैल्यू काफ़ी हद तक क्रूड इंपोर्ट को मैच करने लग गई थी। तभी गवर्नमेंट ने बनाया था कि इसको काफ़ी हद तक मेक इन इंडिया करना है, और वो सेगमेंट में काफ़ी सक्सेस मिली है हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई भी है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट पीएलआई के थ्रू रह भी रहा है। तो वो सेगमेंट्स जहाँ पे ग्रोथ नंबर्स सब्सटैंशियली हायर हो और आगे दिख भी रहे हों, उन सेगमेंट्स में हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। सो प्राइमरली कैपेक्स ड्रिवन सिक्लिकल्स ऑन कुछ हद तक ईएमएस कंपनीज, कैपिटल मार्केट प्लेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो उन सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, अभी अभी आईटी इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया और सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये बड़े इंडेक्सेस में। यहाँ आपका क्या व्यू होगा? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, कौन सी थी आईटी इंडेक्स, आईटी कंपनी यस, ऑल टाइम आईटी हाई पर। इंडेक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, क्योंकि एक तरफ वहाँ पे यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में एक्सपेक्टेशन ये बनी है क्योंकि वहाँ टैक्स रेट्स कट होंगे और ग्रोथ के लिए काफ़ी प्रोएक्टिव वो गवर्नमेंट है, तो उसके वजह से एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ेगी, कैश फ्लोज भी बढ़ेंगे कंपनीज के पास, और वो आईटी रिलेटेड स्पेंडिंग करेंगे। इस एक्सपेक्टेशन में वो सेक्टर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम जो लार्जर आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ के रेट्स में बहुत बड़ा फर्क एटलीस्ट एस्टिमेट्स में तो नहीं आ रहा। इसके वजह से सेक्टर वैल्यूएशन और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जब सेकेंड लेवल पे जाते हैं लार्जर मिड कैप आईटी कंपनीज में, उन सेगमेंट्स में ग्रोथ रेट्स भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, 20-20% तक की भी ग्रोथ अर्निंग्स में दिख सकती है कुछ कंपनीज में। उन एरियाज में, उन सिलेक्टिव कंपनीज पे हमारा भी पॉजिटिव है, नॉट एट द होल सेक्टर। कब बैंक्स और एनबीएफसी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड, कंसिडरिंग एक सीआरआर कट आ गया तो लिक्विडिटी नियरली 1,16,000 करोड़ मार्केट में और आ चुकी है, या फिर दो हिस्सों में आई थिंक बाय आपका क्रिसमस आ जाएगी, और दूसरा एक इम्पेंडिंग रेट कट भी अराउंड द कॉर्नर है, फरवरी तक का होपफुली इंतजार करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके क्या मायने रहेंगे इस समय अगर कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है? बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर इंडिया में 6% और उसके ऊपर रह रहे हैं, ऐसे में तो आरबीआई के लिए रेट कट करना मुश्किल था ही। बट एट द सेम टाइम आरबीआई ने सीआरआर कट करके एटलीस्ट ये दिखाया है कि हम मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कुछ हद तक ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है दैट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से स्टेप्स ले सकती है कैपेक्स बढ़ाकर, तभी कंसर्टेड एफर्ट होगा ग्रोथ के लिए। बट बैंक्स एज अ होल, वहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ की स्कोप नज़र नहीं आती है। प्राइमरली रीज़न क्या है, अगर हम बैंक्स के इनकम स्टेटमेंट को भी देखें तो सबसे पहले बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखते हैं,
बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो कि कुछ समय पहले तक 18-20% तक चलती थी, अभी लगभग 12% पे आ गई है, जो कि पिछले 2.5 साल का लोएस्ट नंबर है। जब उसके नेक्स्ट में मार्जिन्स पे आते हैं तो मार्जिन्स में एटलीस्ट अपसाइड नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन ना हो, बहुत कमी ना आए, लेकिन अपसाइड बहुत लिमिटेड है उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में। और थर्ड लेवल पे जो इनके क्रेडिट कॉस्ट है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, उन सेगमेंट्स में ऑलरेडी क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज दिखना चालू हो गई है लास्ट 1-2 क्वार्टर्स में। तो अगर वो कॉस्ट भी बढ़ते हैं तो कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि ओवरऑल बैंक्स के प्रॉफिट ग्रोथ में जो ग्रोथ आनी है वो नंबर शायद 15-20% जैसे ग्रोथ नंबर्स ना आ पाए, जिसके वजह से हमारा व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो आलोक अग्रवाल अपने आइडियाज शेयर करते हुए, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि देखिए कैपेक्स, डिफेंस, पावर, सेमीकंडक्टर, रेलवे प्ले, जहां पर भी सरकारी कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उन स्टॉक्स में आगे अच्छा पोटेंशियल है पोजीशन लेने का।